बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है एंड अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली ये लास्ट लेक्चर होगा आज का कैफ 7 का। इसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स कराऊंगा मैं पास पेपर डिस्कशन के हवाले से, लेकिन कोर्स कंप्लीशन के हवाले से ये आज लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है जी, हमारा लास्ट टॉपिक रहता था और अगर हम याद करें अपना पिछला लेक्चर 24, तो हम इस प्रोसेस से गुजर रहे थे जिसमें प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट आई थी। अच्छा, प्रोविजनल मैनेजर के बाद कोर्ट के ऑर्डर होता था वाइंडिंग अप का, वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। जो ही ऑफिशियल लिक्विडेटर आ जाता था सबसे पहले वो स्टेटमेंट्स मांगता था, स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करेगा, रिपोर्ट इशू करता था। मैंने ये भी कहा था कि उस टाइम पे तो हमने रिपोर्ट की बात की थी, तो आज थोड़ा सा डिटेल एक और ड्रिल डाउन करें। तो रिपोर्ट एक इनिशियल रिपोर्ट है, एक फाइनल रिपोर्ट है। इनिशियल रिपोर्ट में वो क्या चीज़ें डिस्कस करेगा ये आपके कोर्स का हिस्सा है। फाइनल रिपोर्टिंग जो है या फाइनल सेटलमेंट जो है वो आपके कोर्स से नहीं है। तो इनिशियल रिपोर्ट ये आपके कोर्स में एडेड है, अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ये कोर्स में एडेड है। जबकि ये जो है, ये जो फाइनल रिपोर्ट और सारी प्रोसीडिंग्स हैं या प्रोसेस जो है ये वाला इस स्टेज का, ये सारा आपका इंशाल्लाह CFAP 2 के अंदर आप जाके कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे। एक ये प्रोसेस आपका भी CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ में जाके आप इंशाल्लाह देख रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। फिर फाइनली जब रिपोर्ट दे दी ऑफिशियल लिक्विडेटर ने, तो कोर्ट एक फाइनल ऑर्डर इशू करेगा, दैट वुड बी द फाइनल ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। वंस अगेन ये एरिया किसी हद तक आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। वंस अगेन आप जाओगे CFAP 2 में और वहां जाके इस एरिया को डिस्कस कर रहे होगे। तो हमारा एरिया जो भी डिस्कस करने वाला रह गया वो शायद बस हम इस एरिया के ऊपर थोड़ी सी डिबेट करेंगे और उसके बाद हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। लो जी, आइए, हमने जहां पे छोड़ा था हम लोगों ने रेलेवेंट डेट के ऊपर डिस्कशन करके हमने क्लोज किया था। तो अगला पॉइंट है जी ऑब्लिगेशन टू सबमिट एंड वेरीफाई। बेटा पेज नंबर 248 ICAP की बुक से हमने ये बात की थी। हम स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था स्टेटमेंट्स को हमने कनेक्ट किया था कि अच्छा ये स्टेटमेंट्स कितनी देर में सबमिट होनी चाहिए। तो 15 दिन का टाइम डिसाइड किया था मिनिमम, और मैक्सिमम हमने कहा था 45 डेज। ठीक है, फ्रॉम दी, ये डेट कहां से कैलकुलेट होने थे? ये डेट कैलकुलेट होने थे डेट ऑफ रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट क्या है? अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड है तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, अदरवाइज वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट से रेलेवेंट डेट का आगाज हो जाता है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो आज का टारगेट है वो है ऑब्लिगेशन टू सबमिट एंड वेरीफाई। भाई ये जो स्टेटमेंट सबमिट हो जाएंगी ये वेरीफाई किसने करनी है? भाई कोई तो जिम्मेदारी ले कि ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है, कोई तो जिम्मेदारी ले। तो वो यहां पे कहता है द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शैल बी सबमिटेड एंड वेरीफाइड बाय द पर्सन। कौन लोग वेरीफाई करेंगे? कहता है हु एट द रेलेवेंट डेट, जो उस रेलेवेंट डेट के ऊपर, रेलेवेंट डेट क्या है? अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड है तो फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट, और अगर नहीं तो वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट से। तो कहता है हु एट द रेलेवेंट डेट द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर हो, CEO, CFO या सेक्रेटरी हो, जो उस वक्त ये लोग डायरेक्टर्स थे, ठीक है जनाब, उनसे ये स्टेटमेंट्स क्या होगी? वेरीफाई होगी बाय द पर्संस। ठीक हो गया? तो ये लोग वेरीफाई करेंगे, यानी ये जो स्टेटमेंट सबमिट हो रही हैं, अगर मैं स्केच को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो वो ये कहना चाह रहा है जो स्टेटमेंट सबमिट हो रही है इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कौन करेगा? तो उसने कहा जी डायरेक्टर्स वेरीफाई करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO एंड द सेक्रेटरी। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होंगे। इसके अलावा भी ये लोग वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहे होंगे जो इनसे मांगी जाएगी। यही वो लोग हैं करता धरता कंपनी के फिलहाल, तो इन्हीं से फिर सारा रिकॉर्ड मांगा जाएगा अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो। मैं इसे हमेशा कहता हूँ फरमाइशी प्रोग्राम अगर कोई हुआ और वो कोई मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो वो इन लोगों से मांगेंगे। द प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट may also require,
यानी ये लोग दोनों पीएम और ओएल ये दोनों आपसे मजीद इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट की डायरेक्शंस रहेगी बीच में। मे ऑल्सो रिक्वायर टू मेक एंड सबमिट टू हिम अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये आपसे मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि हमें फलां इंफॉर्मेशन भी चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर एज टू द अफेयर ऑफ द कंपनी बाय सम और ऑल ऑफ द पर्सन, ठीक है, कंपनी से रेलिवेंट, कंपनी के अफेयर से रेलिवेंट जी, ठीक है, कहता है इन तमाम से भी मांगी जा सकती है और किसी एक आधे से भी या दो लोगों से भी मांगी जा सकती है। क्या इंफॉर्मेशन किन लोगों से मांगनी है? हु हैव बीन डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, जो रेलिवेंट डेट से पिछले 1 साल में डायरेक्टर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सीएफओ थे, सेक्रेटरी थे या अदर ऑफिसर्स, उन लोगों से मांगी जा सकती है इंफॉर्मेशन। Who have taken part in the formation of the company at any time within 1 year before the relevant date, इस relevant date से पहले, वही relevant date, उस relevant date से पहले 1 साल के अंदर अंदर वो पर्सन जिसने कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट की है उससे भी मांगी जा सकती है इंफॉर्मेशन। Who are in the employment of the company, अब जो लोग एम्प्लॉयमेंट हैं, एम्प्लॉई हैं और हैव बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी विद इन द सेड ईयर, इसी 1 साल में वो कंपनी के एम्प्लॉई रहे, उनसे भी मांगी जा सकती है। एंड आर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर और प्रोविजनल मैनेजर कैपेबल ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड टू whom द स्टेटमेंट रिलेट्स, एंड आर इन द ओपिनियन, यानी उन लोगों से, एम्प्लॉयमेंट में उन लोगों से जो ऑफिशियल लिक्विडेटर का ख्याल है कि इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर चाहे तो उन लोगों से इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है। लेकिन अब देखो, एक बंदा है जो कंपनी छोड़ के जा चुका है, लेकिन वो उस साल में इस रेलिवेंट डेट की, उस 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट जो वो बात कर रहा है उसके अंदर वो एम्प्लॉई था या वो डायरेक्टर था, लेकिन अब नहीं है, लेकिन उससे भी मांगी जा सकती है। तो हो सकता है उसके कुछ अखराजात आए तो जनाब उसके अखराजात रीइंबर्स कर दिए जाएंगे। कहता है जी, एनी पर्सन मेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर shall be entitled to and be paid by the official liquidator or the provisional manager as the case may be the reasonable expenses incurred in the preparation of such statement। तो इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो जो खर्चा अखराजात आएंगे वो पे कर देगा कौन? प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो भी इस सारी प्रोसीडिंग्स को देख रहा है। ऑब्वियसली यही पीएम तो ओएल बनता है। अच्छा, अब एक चीज़, क्या पल्लियों देना है? नहीं, कंपनी के पैसों में से निकाल के वो वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस के तौर पर ये एक्सपेंसेस पे कर देगा, वो इनको नाम देगा वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। ठीक है, प्लीज एग्जाम्पल 9 पढ़िए और पेनल्टी काट दीजिए। पेनल्टी कभी भी पेपर का हिस्सा नहीं बनती। देन कहते जी, राइट टू इंस्पेक्ट कॉपी और एक्सट्रैक्ट। नहीं जी, अब जहां पे आप ये बुक्स बना रहे हैं तो यहां पे फिर राइट्स भी देखे जाएंगे, क्या इंस्पेक्शन का राइट अवेलेबल है, क्या कॉपी करने का राइट अवेलेबल है। तो कहते हैं, एनी पर्सन स्टेटिंग हिमसेल्फ इन राइटिंग टू बी द क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड बाय हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट एट ऑल रीजनेबल टाइम ऑन पेमेंट ऑफ सच प्रिस्क्राइब फी टू इंस्पेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जनाब, जो भी पर्सन है, जो क्रेडिटर है कंपनी का या कंट्रीब्यूटरी है, वो चाहता है कि वो ये इंस्पेक्ट कर ले, तो वो कहता है कि ठीक है, रिजनेबल टाइम के अंदर, वही 9 to 5 बिजनेस आवर्स के अंदर, कहता है कुछ पेमेंट करे, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो पेमेंट फ़ी दे और इंस्पेक्ट कर ले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या उसकी कॉपी ले ले। ठीक है जी। और अगर वो कहते हैं आगे, एनी पर्सन अनट्रूथफुली सो स्टेटिंग हिमसेल्फ, यानी अपने आप को झूठा क्रेडिटर उसने कहा है या मेंबर कहा है, और ताकि वो इस अकाउंट्स की कॉपी एक्वायर कर ले या इसकी इंस्पेक्शन कर ले, तो कहता है सो स्टेटिंग हिमसेल्फ टू बी द क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। तो उसने एक जुर्म कमिट किया है अंडर सेक्शन 182 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाएगा। मतलब अगर मैंने झूठ बोला है और ये प्रिटेंड किया है कि आई एम द मेंबर, आई एम द कंट्रीब्यूटरी, आई एम द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये लें पैसे, फी लें, मुझे इंस्पेक्ट करना है, मुझे कॉपी चाहिए, तो इनफैक्ट अगर मैंने ऐसा काम किया है तो इट्स एन क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 एंड शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफिशियल लिक्विडेटर और प्रोविजनल मैनेजर बी पनिशेबल अकॉर्डिंगली। और मेरी शिकायत, इन लोगों की शिकायत पे ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर, अगर इन लोगों ने आपको पकड़ लिया कि आप झूठे हैं, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। इसका मतलब आपने क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर लिया है। रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, लेकिन डायरेक्टली हम जंप करके आ गए हैं सेक्शन नंबर 321 के ऊपर। तो अगर आप गौर करो तो हम जंपिंग करके कुछ सेक्शंस को देख रहे हैं, 320 के बाद 321, लेकिन हम इसके अंदर जो मेन सेक्शंस हैं प्रोसीडिंग्स के, उनके ऊपर हमने जो इससे पहले वाले हैं वो डिस्कस नहीं किए। रिक्वायरमेंट क्या है जी? वेयर द कोर्ट हैज मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर and appointed an official liquidator,
such liquidator is required to submit a report to the court containing the following particulars. तो इस liquidator ने एक रिपोर्ट जमा करानी है कोर्ट को जिसके अंदर कम से कम ये particulars तो मौजूद होंगे. क्या क्या? The nature and detail of the asset of the company including their location and current value duly ascertained by the registered valuer. अगर आपको याद हो तो स्टेटमेंट में भी ये बातें लिखी हुई थी, इसलिए कोई नई बात नहीं है. कहते हैं द नेचर, उस एसेट्स की डिटेल दे दें, लोकेशन दे दें, ठीक है. कैश बैलेंस कितना है, बैंक में कितना है, निगोशिएबल सिक्योरिटीज कितनी है जो कंपनी ने रखी हुई हैं, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज कितनी है, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिटर, स्टेटिंग सेपरेटली द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट इन केस ऑफ सिक्योर्ड डेट, पर्टिकुलर्स द सिक्योरिटीज गिवन. ये सारी बातें हमने स्टेटमेंट पढ़ते हुए भी पढ़ी. डेट ड्यू टू द कंपनी, कंपनी के कितने लोगों ने वाजबात देने हैं, जिन्होंने यानी यूं कहें या कंपनी ने जिनसे पैसे रिकवर करने हैं. एंड द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम दे आर ड्यू, और जिन लोगों से ये ड्यू हैं, एंड द अमाउंट लाइकली टू बी रियलाइज्ड ऑन अकाउंट देयर ऑफ, या जिनसे भी उसने रिकवर करने हैं, ठीक है. डिटेल्स, डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी मेंबर से कितने पैसे लेने वाले हैं, यानी ये उस केस में हो सकते हैं जहां पे अनपेड ऑथराइज का अनपेड शेयर कैपिटल हो, तब ये कॉन्सेप्ट रेज हो जाता था कि कंट्रीब्यूटरी से भी पैसे लेने होते थे. डिटेल्स ऑफ, क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने शुरू में पढ़ाया था कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो जब वाइंड अप होती है तो मेंबर जो हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल तक. तो डिटेल ऑफ ट्रेडमार्क एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इफ एनी ऑन्ड बाय द कंपनी, कितने ट्रेडमार्क्स हैं, कितने ब्रांड वैल्यूज हैं ताकि उनको भी बेच दिया जाएगा. डिटेल ऑफ सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस, कितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जॉइंट वेंचर कितने किए हुए हैं, कितनी कोलैबोरेशंस की हुई हैं दूसरी कंपनीज के साथ. डिटेल ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी ग्रुप का नेटवर्क कैसा है, कितनी होल्डिंग कंपनी कौन है, सब्सिडरीज कौन है. डिटेल ऑफ लीगल केसेस फाइल्ड बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के खिलाफ कितने केस फाइल हुए हुए हैं, कितने कंपनी ने फाइल किए हुए हैं. एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच द कोर्ट में डायरेक्ट और द ऑफिशियल लिक्विडेटर में कंसिडर नेसेसरी टू इंक्लूड, और हर वो इन्फॉर्मेशन शामिल कर दी जाएगी जो कोर्ट बेहतर समझता है या ऑफिशियल लिक्विडेटर बेहतर समझता है. आगे बड़ी बड़ी मजेदार बातें आसान सी. द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट the manner in which the company was promoted or formed, and whether in his opinion any fraud has been committed by any person or in its promotion or formation, or by the director or other officer of the company in relation to the company since its formation. तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में ये भी डाल रहा होगा, ये भी मेंशन कर रहा होगा जिस तरीके से कंपनी को प्रमोट किया गया, जिस तरीके से कंपनी की फॉर्मेशन की गई, और आया कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की नज़र में ये फॉर्मेशन जो है ये फ्रॉडुलेंट तो नहीं थी, और फ्रॉडुलेंट अगर थी तो कौन कौन से डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे इसके अंदर, ठीक है, और कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इसमें. तो फिर कहते हैं द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल आल्सो मेक अ रिपोर्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये भी इंश्योर करेगा. अच्छा देखो, समटाइम्स होता है बिजनेस को बंद करा के बेच देना ज्यादा फायदेमंद होता है, और समटाइम होता है कि बिजनेस चलता चलाता बिक जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है. तो ऑफिशियल लिक्विडेटर ये भी इंश्योर करेगा कि क्या अगर बिजनेस को रनिंग रहने दूं, ऑपरेशनल रहने दूं, और ऑपरेशन रहते रहते इस बिजनेस को सेल आउट कर दूं तो वो ज्यादा बेहतर है. तो वो कहते हैं जी ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल आल्सो मेक अ रिपोर्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी और द स्टेप्स व्हिच इन हिज ओपिनियन आर नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट द कंपनी. यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर ये भी इंश्योर करेगा कि क्या कोई ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू एसेट्स की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है. यानी हम चलता चलाता बिजनेस बेचें तो चलती चलाती मशीनरी कई दफा ज्यादा महंगी बिक जाती है. द ऑफिशियल लिक्विडेटर में आल्सो इफ ही थिंक्स फिट और अपॉन डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट में मेक फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स, तो वो फर्दर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा, डेफिनेटली करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो रही होती यहाँ पे. टाइम लिमिट देखिएगा. द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड not later than 60 days from the date of the winding up order submitted from the date of the winding up order submitted the above report to the court. कहते हैं, जरा पढ़िएगा, दोबारा पढ़ता हूँ जरा ताकि समझ आ जाए. द ऑफिशियल लिक्विडेटर shall as soon as practicable after the receipt of the affairs, यानी ये इंफॉर्मेशन सारी मिल गई ऑफिशियल लिक्विडेटर को, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा. कहते हैं एंड नॉट लेटर देन 60 डेज, लेकिन 60 दिनों से लेट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, वाइंडिंग अप ऑर्डर से सबमिटेड द अबव रिपोर्ट, वाइंडिंग अप ऑर्डर सबमिट द अबव रिपोर्ट टू द कोर्ट फ्रॉम द. अच्छा, तो वो कहता है कि जो वाइंडिंग अप ऑर्डर है इससे ज़्यादा 60 दिनों से ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए. यानी ये जो रिपोर्ट सबमिट होनी है ये कोर्ट की वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट से 60 दिन से ज़्यादा डिले ना हो. लेकिन इसमें बहुत बड़ी शर्त ये है कि क्या स्टेट, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 60 दिन मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना. दोबारा पढ़ रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ तक 60 दिन मिल रहे हैं, तो भाई ये
बीच में स्टेटमेंट आएगी तो मैं रिपोर्ट दूंगा ना, तो हो सकता है स्टेटमेंट ही पूरी टाइम पे ना मिल रही हो, इसी में तो डिले आएगा, और किस में डिले आना है, ठीक है। So, a certified copy of the report aforesaid shall also be sent to the registrar। एक कॉपी रजिस्ट्रार को भिजवा देंगे, एक ऊपर कोर्ट को भिजवा देंगे, बात खत्म। तो एक रिपोर्ट को कॉपी चली जाएगी और एक रजिस्ट्रार को चली जाएगी, और ये काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। ले जी, हमने आगाज किया था कंपनी बनाने से, और आज इस लेक्चर के इस पॉइंट के ऊपर हमने कंपनी के इख्तिताम की बात कर ली कि किस तरह ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म होगा, ठीक है। और हमने बहुत लिमिटेड सेक्शन वाइंडिंग अप में पढ़े, क्योंकि पहली दफ़ा लास्ट अटैम्प्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया, जब सिलेबस को सेपरेट किया गया तो वाइंडिंग अप का एरिया आपके सिलेबस में हिस्सा डाल दिया गया। सो वाइंडिंग अप का एरिया बहुत लिमिटेड वे में आपके कोर्स में ऐड है। अच्छा जी, अब समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ बेटा देखो, अब अगर मैं पेपर की बात करूँ तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं, अगर तो इस 12 चैप्टर्स की बात करूँ तो 12 चैप्टर के अंदर पहले एक टाइम ये होता था कि आप सेग्रीगेट कर लेते थे कि यार इस चैप्टर में से इतना पेपर आएगा और इस चैप्टर्स को पहले तैयार कर लो, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें डायरेक्टर का चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट एरिया है, इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव का मोस्ट फेवरेट एरिया है, इसे के सेक्शन कहा जाता है। मैनेजमेंट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों शामिल हैं। मिनट्स उसके लिए बहुत फेवरेट एरिया, और आपने जितनी प्रैक्टिस देखी, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन इन 2-3 चैप्टर्स में देखे, आपको समझ तो आ गई होगी कि आई कैप हिस्ट्री में भी इसे कितना डिटेल टेस्ट करता रहा इन 3 चैप्टर्स को। इसके अलावा वाइंडिंग अप उसका फेवरेट टॉपिक है। सो ये 3-4 टॉपिक जो हैं, इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ पहले भी किसी ज़माने में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे जाते थे, आज भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब इन चूंकि स्प्लिट के बाद जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब इन 12 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं कहूं कि जिसमें से पेपर ज़्यादा आना है या जिसमें से पेपर कम है, या इस चैप्टर को छोड़ दो, इस चैप्टर के बगैर कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मोर और लेस हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी है, कभी किसी चैप्टर को टेस्ट कर लेता है और कभी किसी चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देता है। तो ऊपर से हमारे पास अभी हिस्ट्री अगर देखें तो सिर्फ एक पास पेपर अवेलेबल है जो लास्ट अटैम्प्ट का है, इसके अलावा हमारे पास एग्जामिनर की हिस्ट्री भी नहीं है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इन 12 चैप्टर में से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, और इन 12 चैप्टर्स के अंदर बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, या लिमिटेड टॉपिक्स भी नहीं कहना चाहिए, लिमिटेड पैराग्राफ्स हैं जो फॉर ग्रांटेड लिए जा सकते हैं। अदरवाइज उसने बहुत टू दी पॉइंट बुक को असम्बल किया हुआ है, उसने कंपाइल की हुई है, तो इसलिए अब गुंजाइश नहीं है कि आप वो स्मार्ट स्टडी या वो तुक्के मारने, हिट एंड ट्रायल मेथड को इस्तेमाल करें। तो आपको मोर और लेस इसी तरीके से हर चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए तैयार करना है। हाँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको पहले तैयार कर लो, जिनमें से ज़्यादा टेस्टिंग के चांस हैं उनमें मैंने आपको नाम बता दिए। डायरेक्टर में से ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोस्पेक्टस उसका बहुत फेवरेट एरिया है, प्रोस्पेक्टस टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव उसका बहुत फेवरेट चैप्टर है, उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग बहुत फेवरेट चैप्टर है, इसके अलावा वाइंडिंग अप उसका बहुत फेवरेट चैप्टर है। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट हैं उसके लिए, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें, बाकियों पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसकी बनिस्बत थोड़ा कम फोकस कर लें। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।